बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। इफ यू आर समवन हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट स्ट्रगल टू स्पीक, then this video is just for you, because in today's session I'll guide you through 4 weeks English fluency roadmap. Actually, some of our students joined us 2 or 3 weeks ago, and I have seen a remarkable improvement in their communication skills just by following the roadmap I suggested for them. So I'm going to share the same roadmap with you too, and I'll also discuss some complicated sentences that are really tough to translate from Hindi to English. You might have heard people say that you need to think in English to speak it fluently. So that's exactly we're going to figure out how to think in English. हिंदी में सोचना कैसे है, बहुत आसान है. इट शुडंट टेक यू मोर देन 4 weeks टू अचीव फ्लुएंसी इन इंग्लिश इफ यू फॉलो द करेक्ट रोड मैप. वो चीज़ हम समझेंगे. आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू. स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ. आई रिक्वेस्ट यू टू स्टिक अराउंड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड. पूरा सेशन आप देखिए. सेशन खत्म होते होते आई बिलीव कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश खुद से बोलना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश एंड दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश. समझ में आ रही है, इसका मतलब आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है. बोलते समय अटक जाते हैं बिकॉज वी ट्राई टू स्पीक हिंदी इन इंग्लिश. हिंदी को इंग्लिश में बोलना नहीं है. इंग्लिश में सोचना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे एक सेंटेंस है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मंदिर बड़ा होता जा रहा था. हम करते क्या है, ये हिंदी है, इसको हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं. जैसे जैसे के लिए मैं एज सून एज लगाऊं, एज लॉन्ग एज लगाऊं, राइट, और क्या लगाऊं, ये नहीं करना है. जब भी आप बोल रहे हैं टेक अ पॉज. पहले थोड़ा सा रुक के इमेज बनाइए अपने माइंड में. उस सिचुएशन को समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं. जब आपको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं, यू विल बी एबल टू स्पीक इट इन इंग्लिश. आप बोल पाएंगे. मैं वैष्णो देवी की बात कर रहा हूँ. मंदिर दूर था तो छोटा था, जैसे मैं पास गया तो वो बड़ा लगने लगा. तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, इस लहजे में ही नहीं कहूँगा मैं, कम से कम 10 तरीके से कहेंगे. इसी बात को आपको समझ में आ जाएगा कि घुमा फिरा के बोलना पड़ता है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते हैं. घुमा फिरा के इस बात को, वो इमेज है मेरे माइंड में, आप खुद को देखिए. नीचे खड़े हैं आप वैष्णो देवी से थोड़ा सा पहले, वहां से छोटा दिख रहा है और अब ये बताना चाहते हैं पास जाएंगे तो बड़ा दिख रहा था, राइट. देखिए मैंने एक तरीके से कह दिया, एज लॉन्ग एज आई वॉज मूविंग अहेड. ये ट्रांसलेशन है, इसका लिटरल ट्रांसलेशन किया, बाकी फिर घुमा फिरा के 10 तरीके से और कहेंगे. सो एज लॉन्ग एज आई वॉज मूविंग अहेड द टेम्पल लुक्ड बिगर. टेम्पल जो है वो और बड़ा दिखने लगा. आप देखिए यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा एक फ्लो को मेंटेन करने के लिए इस तरीके से बोल दिया जाता है, बिकॉज हम यहाँ लिटल पास्ट की ही बात कर रहे हैं. भाई जैसे जैसे बढ़ रहा था वो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो बड़ा होता जा रहा था, राइट. तो बिल्कुल गा गे गी रहा रही चुका चुकी का मिलान नहीं करना होता है व्हाइल टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट. सो एज लॉन्ग एज आई वाज मूविंग अहेड द टेम्पल लुक्ड बिगर. इसी बात को अपने शब्दों में भी आप घुमा के बताने की कोशिश करिएगा. जैसे मैं एक दूसरे तरीके से कह दूं, एज ए मूव फॉरवर्ड, जैसे मैं आगे बढ़ा द टेम्पल सीम टू बी गेटिंग बिगर, राइट, एज ए मूव फॉरवर्ड. अब ऐसा नहीं है, देखिए समझिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पूरा सेंटेंस बोला जाएगा. एक पोर्शन आप यहां से उठाइए, दूसरा पोर्शन आप यहां से उठा लीजिए, मिक्स करे जा सकते हैं. ये छोटी छोटी बस ग्रामर, हम बेसिक ग्रामर आनी चाहिए कि छोटे छोटे पोर्शंस हमारे ग्रामेटिकली करेक्ट हों. नीचे वाले सेंटेंस में भी मैंने यही कहा भी, जैसे जैसे आगे बढ़ा, एज ए मूव फॉरवर्ड द टेम्पल सीम टू बी गेटिंग बिगर. ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा हो रहा है, राइट. थोड़े शब्द बदल दिए, लहजा बदल दिया है. इसी बात को तीसरे तरीके से कह दीजिए, द क्लोजर आई वॉज गेटिंग टू द टेम्पल the bigger it looked. The closer I was getting to the temple, the bigger it looked. यानी जितना मैं पास पहुंच रहा था उतना ही वो बड़ा हो रहा था. ये मैं कुछ रिलेटेड हिंदी जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ. इसी बात को कहने के लिए जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है व्यक्ति, वो कभी भी हिंदी को ध्यान में नहीं रखता. वो इमेज को सोचता है, और उस इमेज में मेरे को 2 चीजें दिख रही हैं. मंदिर दूर दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, और मैं नीचे दिख रहा हूँ, और जैसे मैं पास पहुंचा तो मंदिर बड़ा हो गया. इसी बात को मुझे बताना है. देखो, और कई तरीके से कह सकता हूं, द टेम्पल लुक्ड इवन बिगर विद ईच स्टेप. द टेम्पल लुक्ड इवन बिगर विद ईच स्टेप. जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रहा था बड़ा दिखता जा रहा था, राइट. एक और तरीके से घुमा के कह दिया, द टेम्पल लुक्ड स्मॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस. जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं, द टेम्पल लुक्ड स्मॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस बट व्हेन आई गॉट क्लोज इट वाज वेरी लार्ज, राइट. सो द टेम्पल लुक्ड स्मॉल फ्रॉम द डिस्टेंस. डिस्टेंस पे से तो वो छोटा लग रहा था, बट व्हेन आई गॉट क्लोज, व्हेन आई रीच देयर, व्हेन आई रीच नियर द टेम्पल, इट वाज वेरी लार्ज. ये बहुत बड़ा था. तो हमें करना यही होता है कि हमें इमेज बनानी है और उसको डिस्क्राइब करना है. मैं अगले सेंटेंस दूंगा, मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा, उन सिचुएशंस को आप अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करिएगा, राइट. इसकी फिर ग्रामर भी साथ के साथ समझेंगे. देखो, एक और तरीके से इसी बात को किसी व्यक्ति ने कह दिया, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना आना चाहिए. जैसे कि द टेम्पल लुक्ड स्मॉल. The temple looked small from a distance, but as I approached,
जैसे ही मैं पहुंचा, एज ए अप्रोच का मतलब ये होता है किसी के पास जाना, क्लोज हो जाना, कोई हिंदी मीनिंग नहीं होती है, फीलिंग होती है। सो द टेम्पल लुक्ड स्मॉल फ्रॉम ए डिस्टेंस बट एज ए अप्रोच इट टर्न आउट टू बी वेरी बिग। इट वॉज वेरी बिग कह दिया, बड़ा था, इट टर्न आउट टू बी वेरी बिग जब कह दिया यानी वो निकला। तो ये थोड़ा थोड़ा इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ऐड करते चले जाते हैं, लेकिन बेस हमारा क्लियर होना चाहिए, राइट। तो क्या समझना है हमको कि कभी भी हमें इन शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना है, जो कहना चाहते हैं उसको सोचिए, उस इमेज को डिस्क्राइब करिए। अब एक इमेज बनाइए अपने माइंड में। अब मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, जैसे कि पीछे वाली गाड़ी को साइड दे दो, ये हिंदी का सेंटेंस है। आप इमेज बनाइए कि आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे या किसी के साथ आप गाड़ी में बैठे, अब आपको कहना है यार जो पीछे गाड़ी आ रही है इसको साइड दे दो। इमेज बनाइए, आप ये कह रहे हैं कि जाने दो, राइट। अब आपको अपने साथ वाले बंदे को कहना है कि भाई पीछे वाली गाड़ी को जाने दो, राइट। अब मैं पीछे वाली भी नहीं कहूंगा यहाँ पर, मैं सिंपल कह दूंगा लेट हिम ओवरटेक। आपने वही कहा कि साइड दे दो, साइड क्यों देने को कह रहे हैं? तो जो पर्पस है, इमेज बनाइए। बैठे हुए बगल वाली सीट पे आपने कह दिया लेट हिम ओवरटेक, इसी बात को आप कह दीजिए लेट हिम थ्रू। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, सुन सुन के पता चल जाते हैं। लेट हिम थ्रू कह दीजिए, लेट हिम पास कह दीजिए, लेट हिम गो बाय कह दीजिए, लेट हिम गो कह दीजिए। देखो एक और तरीके से कह सकते हैं आप इसी चीज को, भाई उसे आगे जाने दो, लेट हिम गो अहेड, लेट हिम गो अहेड, उसको आगे जाने दो। एक और तरीके से आप कह दीजिए लेट हिम गो बाय, सबका मतलब है गो बाय मतलब गुजर जाने दो। तो हमें इतना मिलान नहीं करना है कि गो बाय का क्या मतलब है, लेट हिम थ्रू का क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये समझ में कैसे आएगा जब आप कम से कम 20-20 सेंटेंसेस कॉन्वर्सेशन के दौरान इन शब्दों के साथ सुनेंगे, राइट। क्योंकि इनका कोई हिंदी का मीनिंग नहीं होता है। थ्रू का मतलब ही होता है पहुंच जाना, डिस्टेंस तक पास हो जाना किसी जगह से, राइट। तो अभी हमने क्या करा कि जो हमारी भावना थी, मैं गाड़ी में बैठा हूं और मैं सामने वाले को कह रहा हूं, बगल वाले को, भाई इसे जाने दो, राइट। साइड दे दो, अपने आप में हिंदी का सेंटेंस जो गलत है, हम साइड दे नहीं सकते, हम साइड हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी बोलने के चक्कर में ये ऊट पटांग गलत सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनता ही नहीं है। जब आप खुद से लॉजिकली सोचेगा, जब आप कोई इमेज को देख करके डिस्क्राइब करेंगे तो आप सेंटेंसेस पूरे बोलेंगे और क्लियर बोलेंगे। तो जो भी व्यक्ति फ्लुएंटली बोल रहा है वो हिंदी नहीं बोल रहा, वो माइंड में एक सिचुएशन सोच रहा है, उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए वो कुछ चुनिंदा वर्ड लेके आ रहा है और उनसे सेंटेंस बना रहा है। जैसे कि मैं आपसे एक सेंटेंस कहूं, व्हेन डिड यू लास्ट हैव गोलगप्पे एट अ स्टॉल। आप सबने गोलगप्पे खाए होंगे। अब मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि व्हेन डिड यू लास्ट हैव गोलगप्पे एट ए स्टॉल, यानी वहां कार्ट पे खड़े होकर गोलगप्पे आपने आखिरी बार कब खाए थे। व्हेन डिड यू लास्ट हैव गोलगप्पे एट ए स्टॉल। अब आप इमेज बनाइए कि उसी अवस्था को याद करने की कोशिश करिए। अब कितने तरीके से कह सकते हैं, जैसे मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इट्स बिन अबाउट 3 days, इतने से काम चल गया। या फिर मैं कह सकता हूं 3 days ago, राइट। इसका मतलब ये 3 दिन पहले, राइट। तो एक अवस्था को बताने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन अवस्था को बताने के लिए, लेकिन हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए एक ही ट्रांसलेशन होता है, वो होता भी नहीं है और हम वो करने में लगे हुए होते हैं। ट्रांसलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप मेरे को अपने तरीके से बताने की कोशिश करिएगा। सो व्हेन डिड यू लास्ट हैव गोलगप्पे एट अ स्टॉल, आप बताने की कोशिश करिए अपने शब्दों में, राइट। कोई भी घुमा फिरा करके बस यह मैसेज पहुंच जाए, मुझे समझ में आ जाएगी भाई लास्ट कब खाए थे, राइट। सो जैसे ही मैंने सोचा कि उसे साइड दे दूं, उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही उसने मुझे कहा लेट हिम थ्रू, उसको जाने दो, लेट हिम पास, राइट। तो जैसे ही मैंने सोचा कि उसे साइड दे दूं, उसने कार रोक दी। ये सेंटेंस ही हमारा हिंदी का गलत है। तो हमारे 80% सेंटेंसेस गलत होते हैं हिंदी के, हम उनको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे 20% सेंटेंसेस चले जाते हैं। व्हाट इज योर नेम ट्रांसलेट करने लायक है तो हम बड़ा इजीली बना देते हैं। वेयर डू यू लिव, ये इजीली इसलिए बन पा रहा है बिकॉज इट इज ट्रांसलेटेबल। ट्रांसलेट हो सकता ही है, लेकिन जो एक्सप्रेशंस हैं वो नहीं ट्रांसलेट होते और वहीं पे हम अटक जाते हैं। तो सिचुएशंस को समझना है पहले और घुमा फिरा के बात कहनी है। जैसे ही मैंने सोचा कि उसे साइड दे दूं, उसने कार रोक दी। सो द मोमेंट आई डिसाइडेड टू लेट हिम पास, द मोमेंट कह दीजिए, एज सून एज आई डिसाइडेड टू लेट हिम पास, एज आई डिसाइडेड टू लेट हिम पास ही स्टॉप द कार। तो थोड़ी थोड़ी ग्रामर बस आनी चाहिए। द मोमेंट कह देंगे, एज सून एज कह देंगे या एज कह देंगे, तीनों का मतलब यही है, हैं? ऐसे कह सकते हैं, एज आई वॉज गोइंग टू लेट हिम पास ही स्टॉप द कार, राइट। व्हेन आई डिसाइडेड टू लेट हिम पास ही स्टॉप द कार। व्हेन कह दीजिए, जरूरी थोड़ी है द मोमेंट कहना है। व्हेन आई डिसाइडेड टू लेट हिम पास ही स्टॉप द कार, उसने कार रोक दी। तो कहना अवस्था को बताने की कोशिश करिए। इसमें आप अपनी अवस्था ही तो बता रहे हैं। जब आप उसको साइड देने वाले थे, साइड होने वाले थे, पास होने देने वाले थे, उसने गाड़ी रोक दी। सो व्हेन यू डिसाइडेड टू लेट हिम पास ही स्टॉप द कार, उसने गाड़ी रोक दी। एक्सीडेंट होते होते बचा। अब ये अधूरा सेंटेंस,
एक्सीडेंट होते होते बचा। अब आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? एक्सीडेंट होते होते बचा का ट्रांसलेशन मत करिए, आप ये बताइए कि एक्सीडेंट हो जाता लेकिन हुआ नहीं है। हुआ नहीं है इस बात को ध्यान में लेकर के आइए, राइट। और हो सकता था। अब इस बात को पहुंचाने के लिए आप कह करके देखिए वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट, वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट, यानी कि लगभग हो ही गया था। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है कि वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट, लगभग एक्सीडेंट हो ही गया था। एक्सीडेंट होते होते बचा का ट्रांसलेशन नहीं करना है, राइट। उस अवस्था में सोचिए कि यार टकराने वाली थी, सो आई ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो अवस्थाओं को कहने की कोशिश करनी है। एक्सीडेंट होते होते बचा सोचेंगे माइंड में, जब तक ये सेंटेंस रहेगा इंग्लिश नहीं बनेगी। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, थैंक गॉड ही डिडंट क्रैश इनटू अस, यानी कि द मोमेंट आई डिसाइडेड टू लेट हिम थ्रू ही आल्सो स्टॉप द कार, उसने भी गाड़ी रोक दी। थैंक गॉड ही डिडंट क्रैश इनटू अस, यानी एक्सीडेंट होते होते बचा, कि भगवान का शुक्र है कि नहीं मारा उसने। सो एक्सीडेंट होते होते बचा, थैंक गॉड ही डिडंट क्रैश इनटू अस। अंग्रेज इस बात को इसी तरीके से कह देता, वो ये कभी भी नहीं कहता एक्सीडेंट होते होते बचा। ये हिंदी है, हम इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं और अटक जाते हैं। एक और तरीके से कह दीजिए, थैंक गॉड ही डिडंट कोलाइड विद अस। अब जहां पर करें क्रैश इनटू अस, कोलाइड विद अस, ये थोड़ा सा पार्ट है। इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या है, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए। सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में जब ज्वाइन करेंगे ना, तो वहां पे आप रियल टाइम में बातें करेंगे लोगों के साथ, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में कॉल करेंगे ना। जब आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, कोई बंदा आपसे पूछेगा कि व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तब आप बताने की कोशिश करेंगे कि एट 5 o'clock, अराउंड 5 o'clock, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट एक सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे कि मैं रोजाना सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, तो आप हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे होंगे और वो सारे शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अटक जाएंगे। तो इंग्लिश बहुत आसान है, लेकिन इंग्लिश में बोली जाए, हिंदी के शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश ना करी जाए उसमें तब तक, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वहां पर क्या है कि पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहां पे सब एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, एक दूसरे के सेंटेंसेस सुनते रहते हैं। और फिर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, तो जो भी इडियोमेटिक सेंटेंसेस हैं, कुछ ग्रामर समझ नहीं आ रही, जैसे अभी मैंने सेंटेंस कहे, सुनते समय बिल्कुल समझ नहीं आता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीख रहे हैं। समझिए, मैंने 2 सेंटेंसेस कहे, आई वेक अप एट 5 o'clock, और एक कहा मैंने आई वेक अप अराउंड 5 o'clock। तो जब हम लगभग कह रहे हैं तो अराउंड के साथ एट नहीं लगाएंगे, क्योंकि एट का मतलब है स्पेसिफिक। अराउंड जब मैं कह रहा हूं यानी लगभग, तो मैं एट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लगभग एग्जैक्ट 5 बजे नहीं कह सकता ना, लगभग एग्जैक्ट 5 बजे नहीं कहूंगा, मतलब लगभग 5 बजे, अराउंड 5 o'clock। तो ये छोटी छोटी चीजें होता क्या है कि हमारे माइंड में नहीं आती, लेकिन जब लाइव सेशंस में आप होते हैं तो ग्रुप में इस प्रकार के लोग सेंटेंसेस या चीजें पूछ रहे होते हैं जो होती बहुत काम की है, लेकिन हमारे आज तक माइंड में नहीं आई होती। तो सारा का सारा गेम एटमॉस्फेयर का, यहाँ एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा, जहां पर आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस करिए। ग्रामर के लिए हम बैठे हुए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताने के लिए। 1 महीने के अंदर सही माहौल में अगर होंगे तो जो इंग्लिश आपको आती है वो आपको यूज करनी आ जाएगी। बहुत बड़ी गलती क्या है कि सीखते ही चले जा रहे हैं, एक से एक लिटरल ग्रामेटिकल रूल सीखते चले जा रहे हैं, यूज कोई सा भी नहीं कर रहे हैं। तो यूज करने की आदत डालें, जितनी आपको ग्रामर आती है, जितनी वोकेबलरी आती है, दैट्स इनफ, बहुत है वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए। सीखना कुछ नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्स में लिखने के लिए अलग होता है, लेकिन बोलने लायक आपको आती है। तो ग्रुप में आएंगे, उसको इस्तेमाल करना आ जाएगा। जैसे कि जैसे जाते हुए मंदिर बड़ा हो रहा था, वैसे ही वापस आते हुए मंदिर छोटा होता चला गया। अब ये हिंदी का एक्सप्रेशन है, इडियोमेटिक तरीके से सेंटेंस बनाया है मैंने। जैसे जाते हुए मंदिर बड़ा हो रहा था, वैसे ही वापस आते हुए मंदिर छोटा होता चला गया। व्हेन आई वाज कमिंग बैक, वापस जब मैं आ रहा था तो जैसे जाते हुए बड़ा हो रहा था, वैसे ही आते हुए मंदिर मुड़ के देखा तो छोटा होता चला गया। अब इसी बात को बोल करके देखिए, इस सेंटेंस को नहीं, उस इमेज को बनाइए, उस बात को बताने की कोशिश करिए, राइट। सो जस्ट एज द टेम्पल लुक बिगर, जस्ट एज द टेम्पल लुक बिगर एज वी अप्रोच्ड, यानी जैसे हम पहुंच रहे थे, जा रहे थे। अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास आना, राइट। यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम, यानी आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, right? So just as the temple looked bigger as we approached, it appeared smaller as we were coming back. पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करिएगा। और बाकी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ प्रैक्टिस मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगा, और बहुत सस्ते में, इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे सस्ता है। तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और दूसरे वीडियोज़ देखिए चैनल पर जा करके, प्रैक्टिस करते रहें। बाय।